हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 3 के प्रैक्टिस सेट जो हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का कर रहे हैं उसका सेट नंबर 8। तो इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 7 तक कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग बाकी के सेट भी देखें और अपने तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सकें। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 8 कर रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन और विज्ञान के प्रश्न हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न जो कि सामान्य अध्ययन से है, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? आपके पास ऑप्शन ए है बाघ, बी हाथी, सी गाय, डी गैंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ। तो बाघ का इस पशुपति सील के ऊपर अंकन नहीं है। ठीक है, और ये सील कहाँ से मिला था ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये मोहन जोदड़ो, ठीक है, या मोहन जोदारो, ठीक है, तो यहाँ से मिला था ये पशुपति सील। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? आपके पास ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी है राज्य सरकार, सी है राष्ट्रपति, डी है केंद्र सरकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राज्यपाल से की जाती है। ठीक है, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश पर मिली थी? तो LM सिंघवी समिति, जिसे हम लोग लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कहते हैं, इन्हीं की सिफारिश पे। और कब मिला था? तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न जो हमारा है तीसरा प्रश्न। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके पास ए संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, बी प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, सी संचालन समिति KM मुंशी, डी राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें पूछ रहा नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, संघीय समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के डॉक्टर अंबेडकर थे, और संचालन समिति का अगर हमसे पूछ लिया जाए तो संचालन समिति का राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब आप लोग से अगर पूछ लिया जाए कि KM मुंशी किसके थे, तो KM मुंशी जो थे वो कार्य संचालन समिति, ठीक है, कार्य संचालन समिति के, और राज्य समिति का जवाहरलाल नेहरू सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4। क्या कह रहा है? सबसे पुराना युग। आपके पास ऑप्शन ए है जुरासिक, बी कैम्ब्रियन, सी आर्कियन, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आर्कियन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 5वें नंबर पे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? आपके पास ऑप्शन ए है लोकसभा, बी सांसद, डी सी है राज्यसभा, और डी है राष्ट्रपति। तो 5वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये अनुच्छेद किसमें? तो 75 का क्लॉज 3 में कहा गया है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और कुल जो है वो 15% कुल सदस्य का 15% जो होगा वो क्या होगा? 15% सदस्य ही आपके मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6। तो 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है 26 जनवरी, बी है 24 फरवरी, सी है 29 फरवरी, और डी है 29 जनवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 29 जनवरी। तो ये बीटिंग रिट्रीट जो है वो गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक होता है। ठीक है, और इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेना जो है उनकी पारंपरिक बैंड जो है वो धुन बजाती है। ठीक है, अब आप लोग से ये पूछ लिया जाएगा ये बीटिंग रिट्रीट जो है वो किस लिए है? तो ये जो है सेना के बैरक वापसी का क्या है? संकेत है। ठीक है, चलिए अब आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये कहाँ पे मनाया जाता है बीटिंग रिट्रीट उत्सव? तो ये जो है वो रायसीना हिल्स, जहाँ पे अपना राष्ट्रपति भवन है, वहीं पे ये मनाया जाता है, राजपथ पे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन आपके पास है ए डॉक्टर मार्शल, बी डॉक्टर गियर्सन, सी डॉक्टर प्रिंसिप, और डी मेजर रेनेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मेजर रेनेल जो हो जाएगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वेयर जनरल बंगाल के ये 1767 में बनाए गए थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के पहले सर्वेयर जनरल ऑफ सर्वे कौन थे? तो कर्नल विलियम लेम्बर्टन। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन जो है कौन सा? 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो आपके पास ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी है शिवालिक हिमालय, सी है बृहत हिमालय, और डी है लघु हिमालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये
ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणी आते हैं, जिसमें आप लोग को याद रखना है कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो K2 कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? आपके पास ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बेलगाम, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है बांकीपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। ये अधिवेशन कब हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था आपका 1929 में। कब? दिसंबर 1929 में हुआ था, ठीक है। और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी दिन रावी नदी के तट पर क्या किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया था। कब? तो 31 दिसंबर 1929 को। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया? आपके पास ऑप्शन ए है स्वराज द्वीप, ऑप्शन बी है शहीद द्वीप, ऑप्शन सी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, स्वराज द्वीप, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 हमारा क्या करा है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो आपको सही मिलान को बताना है। आपके पास एक महाजनपद दिया हुआ है, दूसरी साइड राजधानी दिया हुआ है। तो देखिए अंग का कहाँ हो जाएगा, तो आप लोग को याद होगा अंग का हो जाएगा चंपा, ठीक है। अब काशी का कहाँ हो जाएगा, तो आप लोग को याद होगा काशी का, तो काशी का हो जाएगा वाराणसी। कौशल का क्या हो जाएगा, तो कौशल का श्रावस्ती। और वत्स्य का क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। तो देखिए 1 2 3 4 क्या है, आप लोग 3, ए का 3 है, बी का 1 है, ए का 3, बी का 1। देखिए ये अपना ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आप लोग कुछ और जनपद का याद रखिएगा, जैसे मगध का कहाँ हो जाता है, तो पाटलिपुत्र हो जाता है, बज्जी का वैशाली, अवंती का उज्जैन, और मत्स्य का कहाँ हो जाता है, तो विराटनगर, ठीक है। आप लोग इन सबको भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 करा निम्न में से कौन सा मिलान सही है? यहाँ भी हमें बताना है कि कौन सा मिलान सही है। तो एक तरफ दिया हुआ है वेदांग और दूसरे तरफ दिया हुआ है ज्ञान। तो कल्प एक साइड दिया हुआ है, तो कल्प का क्या हो जाएगा, तो कल्प का हो जाता है आपका यज्ञ संबंधी नियम, ठीक है। तो पहला का हो जाएगा आपका 1। उसके बाद दिया हुआ है छंद, तो छंद का क्या हो जाता है, वेद मंत्रों का पाठ। तो दूसरा का हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है तीसरा निरुक्त, तो निरुक्त का क्या हो जाएगा, शब्दों का उत्पत्ति। निरुक्त का क्या हो जाएगा, शब्दों की उत्पत्ति। सी का हो जाएगा 2। और चौथा शिक्षा, तो शिक्षा का क्या हो जाएगा, वेद मंत्रों का उच्चारण या मंत्रों का उच्चारण, ये चौथा में है, ठीक है। टोटल वेदांग क्या है, तो टोटल जो है वो 6 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेदांग टोटल कितने हैं, तो 6 वेदांग है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग एक व्याकरण होता है, तो व्याकरण क्या होता है, स्वर या शब्द का बोध होना व्याकरण होता है। और एक ज्योतिष होता है, काल का ज्ञान जो होता है वो ज्योतिष कहलाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 73वां संविधान संशोधन। देखिए 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। आप ए में दिया हुआ है मणिपुर, 2 में दिया हुआ है मेघालय, 3 में दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, 4 में दिया हुआ है नागालैंड। ऑप्शन जो है ए में दिया हुआ है केवल 4, बी में दिया हुआ है केवल 3, सी में दिया हुआ है केवल 1 तथा 2 और डी में दिया हुआ है केवल 1, 2 तथा 3। तो इसका कोई भी उत्तर सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो होगा वो एक मेघालय सही है और एक नागालैंड सही है। तो 2 और 4 किसी में नहीं है। तो इसमें 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो कुल 3 जगह पे ये लागू नहीं है, एक मेघालय, दूसरा नागालैंड और तीसरा जो है कौन सा, तो मिजोरम, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम 3 जगह पे ये लागू नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 14 नंबर पे। 14 नंबर प्रश्न है, सिडबी का पूरा नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है स्मॉल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिडबी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2 अप्रैल 1990 को किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे।
डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है बाघ, बी गैंडा, सी कश्मीरी हिरन और डी तेंदुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कश्मीरी हिरन। और कश्मीरी हिरन को हम लोग महामृग, क्या तो महामृग, और इसे स्टैग, आप लोग ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपको ये स्टैग के नाम से पूछ लिया जाता है, तो इसे कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ है? तो कश्मीर में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न पे। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? आपके पास ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, ठीक है। पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? तो 1873 को, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी आपके पास ऑप्शन ए है बिश्केक, बी है ताशकंद और सी है दुशान्बे और डी है अस्टाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी दुशान्बे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 18 पे। कह रहा है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 117 का संबंध पूछ रहा है। ए है धन विधेयक, बी है वित्त विधेयक, सी है अनुदान विधेयक और डी है विनियोग विधेयक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त विधेयक, ठीक है। और अनुच्छेद 110 के तहत कौन सा आता है? तो ये जो धन विधेयक है वो 110 के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन ए है 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 562 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 440 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 468 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 540 ईसा पूर्व। ये जो था ये दिगंबर के अनुसार है और श्वेतांबर के अनुसार 599 ईसा पूर्व है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 20 पे। 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है वंदे भारतम एक्सप्रेस, बी नमामि भारत एक्सप्रेस, सी वंदे मातरम एक्सप्रेस और डी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। और इसका निर्माण कहाँ किया गया था? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। कहाँ? तो चेन्नई में, आप लोग ये याद रखिएगा, चेन्नई में किया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 पे। जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। आपके पास ऑप्शन ए है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, बी है 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, सी है 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या और डी है 60 वर्ष से अधिक की कार्यशील जनसंख्या। तो इसका 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या जो है वो जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न जो है 21 नंबर का। 21 नंबर हो गया, 22 नंबर। तो 22 नंबर का प्रश्न क्या करा है? डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? आपके पास ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी है शंकर दयाल शर्मा और ऑप्शन डी है नीलम संजीवा रेड्डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जैल सिंह। तो टोटल कितने वीटो होते हैं हमारे राष्ट्रपति के पास? तो 3 प्रकार का वीटो होता है। एक अत्यांतिक वीटो होता है, एक निलंबनकारी वीटो होता है और तीसरा जो होता है वो पॉकेट वीटो होता है, ठीक है। और ये पॉकेट वीटो का जो ये उपयोग किए थे ज्ञानी जैल सिंह, वो कब किए थे? तो 1986 में किए थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन है महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? आपके पास ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त और डी है श्रीगुप्त। तो 23 नंबर का सही उत्तर आप लोग बताइएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और इन्हीं के समय में गुप्त संवत 19 कब? तो 319 से 320 के दौरान ये शुरुआत किया गया था। कौन सा? तो गुप्त संवत का, चंद्रगुप्त प्रथम के समय ही। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 पे। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? आपके पास ऑप्शन ए है हिरन घास शेर, बी है शेर घास हिरन, सी है घास हिरन शेर और डी है सांप घास हिरन। तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी घास जिसे हिरन खाता है और हिरन जिसे शेर खाता है, ये सही क्रम है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 पे। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका ऑप्शन है ए प्रेमचंद्र, बी दीनबंधु मित्र, सी जयशंकर प्रसाद और डी शिव पूजन सहाय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 का? ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इनके द्वारा नील दर्पण पुस्तक लिखा गया है जिसे 1860 में प्रकाशित किया गया था। इसमें 1959 की
कौन सा, तो नील आंदोलन की घटना इसमें क्या किया गया है, तो उस पर प्रकाश डाला गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पे। निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके पास ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय और डी हरिहर द्वितीय। तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देवराय प्रथम के समय में कौन, तो निकोलो कोंटी भारत आया था। निकोलो कोंटी की एक पुस्तक है जिसका नाम है ट्रेवलर्स ऑफ निकोलो कोंटी, ठीक है। अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था। कौन? अब्दुल रज्जाक, ठीक है, ये फारसी राजदूत था। उसके बाद कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन आया था, तो डिमोगोस, कौन, तो डोमोगोस, क्या नाम है इनका, डोमिंगोस, ठीक है, डोमिंगोस पायस। आप लोग ये याद रखिएगा, डोमिंगोस पायस जो हैं वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 27। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? आपके पास ऑप्शन ए है वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी है अमजद अली शाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली शाह और ऑप्शन डी है हैदर सुलेमान शाह। तो 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के अंतिम शासक भी थे, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 28 पे। तो 28 नंबर कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? आपके पास ऑप्शन ए है विश्वामित्र, ऑप्शन बी है उग्रश्रवा, ऑप्शन सी है जनक और ऑप्शन डी है वशिष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 29 पे। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। आपके पास ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो क्रम से देख लीजिए आप लोग। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य आते हैं। कर्क रेखा इसी 8 राज्यों से गुजरती है और मणिपुर जो है इसके ठीक ऊपर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 30 नंबर पे। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? आपके पास ऑप्शन ए है निकोसिया, ऑप्शन बी है नहोम्पे, ऑप्शन सी है टेगुसिगल्पा और ऑप्शन डी है पनामा। तो 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टेगुसिगल्पा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 31 नंबर पे। तो 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? आपके पास ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1997। तो 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1949। कब? तो 26 नवंबर, ठीक है, नवंबर, ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा 26 नवंबर को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो है कौन सा 32 नंबर। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी है सूरत विभाजन। तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। और ये कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 33 नंबर पे। 33 नंबर प्रश्न है राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आपके पास 1 में दिया हुआ है 352, 2 में दिया हुआ है 356, 3 में दिया हुआ है 360 और 4 में 365। आपके पास ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, सी में है 1, 2, 3 और डी में है 2 और 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। तो राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन 356 और 365 दोनों के तहत लगाया जाता है। 356 के तहत अगर लगाया जाता है तो राष्ट्रपति कब लगाती है इसके तहत? तो जब राष्ट्रपति यह महसूस करता है कि राज्य सरकार जो है संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही होती है, तब लगाया जाता है 356 के तहत। और अनुच्छेद 365 के तहत कब लगाती है? तो जब राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है, तब 365 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 34 पे। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है
पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन है? आपके पास ऑप्शन ए है राजस्थान तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान तथा कर्नाटक, सी है कर्नाटक तथा महाराष्ट्र और डी है राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है पंचायती राज वो किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। ठीक है, और ये पहली बार कब 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। ठीक है, और इसके बाद ये आंध्र प्रदेश में हुआ 1959 में ही, उसका 1960 में असम में हुआ, तमिलनाडु और कर्नाटक में, और 1962 में महाराष्ट्र में हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 35 पे। नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, सी है मणिपुर, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में नतांगकी नेशनल पार्क है। ठीक है, और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? तो इनतंकी। ठीक है, इनतंकी नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 36 पे। भारतीय संविधान की कुल कितने भाग हैं? तो आपको इसका आंसर बताना। आपका ऑप्शन है ए 18, बी 20, सी 22 और डी 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 22। ठीक है, तो मूल संविधान में जो था वो कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अब कितने 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? आपके पास ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है दोनों सदन, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदन। ठीक है, तो दोनों सदन से 2/3 बहुमत के साथ इसे पारित होना पड़ता है। ठीक है, और एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 38 पे। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। आपके पास ऑप्शन ए है सिलचर, ऑप्शन बी है इम्फाल, सी है कोहिमा और डी है गुवाहाटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिलचर। तो ये जो है सिलचर से पोरबंदर तक का ये गलियारा है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा कहाँ से? तो सिलचर से पोरबंदर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो 39 हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका में है हम्बनटोटा, जो महिंद्रा राजपक्षे के नाम पे है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कौन सा 40 नंबर प्रश्न पे। डेट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन ए है जहाज रानी उद्योग, ऑप्शन बी है ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑप्शन सी है वायुयान उद्योग, ऑप्शन डी है सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है, और ये डेट्रॉइट एक नगर का नाम है जो कहाँ का नगर है? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है, यहाँ का एक ये प्रसिद्ध नगर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 41 नंबर प्रश्न। अशोक के शिलालेख के सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपके पास ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी है डॉक्टर गियर्सन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कौन सी संसदीय समिति कैग ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? आपके पास ऑप्शन ए है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कार्य मंत्रणा समिति। तो 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। ठीक है, तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल जो होते हैं वो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 43 पे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? आपके पास ऑप्शन ए है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं वो श्वेत क्रांति के जनक हैं। ठीक है, तो श्वेत क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं? तो दूध क्रांति भी कहते हैं। और इसे ऑपरेशन फ्लड के तहत भारत में लाया गया था, या भारत सरकार की एक योजना थी ऑपरेशन फ्लड। इसके तहत क्या हुआ था? तो भारत में दूध संकट को दूर किया गया था, या दूध की कमी को दूर किया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 44 पे। और प्रश्न नंबर 44 हमारा क्या कर रहा है? बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? आपके पास ऑप्शन ए है
50,000 ऑप्शन बी है, 75,000 ऑप्शन सी है, 80,000 ऑप्शन डी है, 1 लाख। तो देखिए ये इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अब जो है वो 2.5 लाख, कितना 2.5 लाख की राशि दी जाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। जो 45 नंबर का प्रश्न हमारा है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता। इसमें बताना है कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल जो है इसके सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कौन? तो प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट के 6 मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 पे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है 22 मई, ऑप्शन बी है 21 मई, ऑप्शन सी है 23 मई, ऑप्शन डी है 24 मई। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 पे। 1919-20 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन ए है बाबू श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन डी है बाबू रामदयालु सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सहजानंद सरस्वती। और सहजानंद सरस्वती 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में क्या हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 पे। एक श्रृंग वाला राइनो जिसे गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है जम्मू कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी असम में जो है वो एक श्रृंग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, और दांची ग्राम मैंने आपको इसी में पढ़ा था। तो दांची ग्राम में कौन सा है? तो महामृग या स्टैग, जिसे हम लोग कहाँ कश्मीर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 49। नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो इसका ऑप्शन है आपके पास 2010 ईस्वी, ऑप्शन बी है 2009 ईस्वी, ऑप्शन सी है 2011 ईस्वी, ऑप्शन डी है 2014 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2014 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। ठीक है, और ये जो है वो जापान के नागोया में 29 अक्टूबर 2010 को स्वीकार किया गया था। लेकिन ये लागू कब हुआ या प्रभावी कब हुआ? तो 2014 से। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो 50 नंबर जो हमारे क्या है, तो आज का सामान्य अध्ययन का ये आखिरी प्रश्न है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन ए है 14 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 16 सितंबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल को जो है वो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दिन कौन सा? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा विज्ञान का प्रश्न का पहला प्रश्न जो कि 51 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? आपके पास ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है जेंथोफिल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोफिल, ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? आपके पास ऑप्शन ए है प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है मुख, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा से बच्चों को पोषण मिलता है गर्भ में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 53 पे। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? आपके पास ऑप्शन है O2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है N2 और ऑप्शन डी है NO3। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न जो कि है 54 नंबर। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी है ऊर्जा श्रृंखला, ऑप्शन सी है जैव श्रृंखला, ऑप्शन डी है उत्पादक श्रृंखला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है म्यूटॉन, ऑप्शन सी है एक्सॉन, ऑप्शन डी है जीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जीन। तो ये जीन की खोज किसने की थी? तो अनुवांशिक ये जीन शब्द जो है वो कौन सर्वप्रथम यूज किए थे? तो जोहानसन। और अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किन्होंने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56।
डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? आपके पास ऑप्शन ए है बायां निलय, ऑप्शन बी है दायां निलय, ऑप्शन सी है बायां आलिंद और ऑप्शन डी है दायां आलिंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दायां निलय। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 57 पे। प्रारंभिक खाद्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए है दुग्ध, ऑप्शन बी है सब्जी, ऑप्शन सी है फल और ऑप्शन डी है अनाज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए दूध जो है वो प्रारंभिक खाद्य नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 58। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान है। आपके पास ऑप्शन ए है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 30 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 40 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 25 हर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 50 हर्ट्ज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 59 नंबर। टिक्का रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बाजरा, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है मूंगफली। तो 59 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी मूंगफली जो है इसमें टिक्का रोग होता है। ठीक है, और ये एक कवक जनित रोग है। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। इसमें क्या होता है तो पत्ती के दोनों तरफ जो है गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 60 नंबर। ट्राइबेसिक एसिड आपके पास ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है फॉस्फोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, यह जो है एक अकार्बनिक अम्ल है और इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है जंग लगे वस्तुओं को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ट्राइबेसिक एसिड का। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 61 नंबर पे। और 61 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? आपके पास ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और इसका सूत्र रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो C6H8 और O6 जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है। और आप लोग को ये पता होगा कि ये जो होता है वो जल में विलय होता है। तो आप लोग से पूछ लिया जाता है कौन कौन सा जो है वो जल में विलय होता है, तो बी और सी, विटामिन बी और सी जो है वो जल में कौन कौन सा विटामिन? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में विलय होता है। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं, गई भैंस पानी में इसके थ्रू। ठीक है, या आप लोग कहिएगा कि नींबू में विटामिन सी होता है और नींबू जो होता है पानी में विलय होता है कि नींबू का ठीक है रस जो होता है पानी में विलीन हो जाता है। तो ये आपका विटामिन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 62 पे। निम्न में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है मीथेन गैस। तो 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का उदाहरण नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 63 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? आपके पास ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 64 नंबर पे। जाइलम का क्या कार्य होता है? आपके पास ऑप्शन ए है जल संवहन, बी है खाद्य उत्पाद का संवहन, ऑप्शन सी है गैस संवहन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जल संवहन। तो जाइलम जैसे जल संवहन। ठीक है, और फ्लोएम जो होता है वो खाद्य का संवहन करती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 65। इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आपके पास ऑप्शन ए है पानी का उबलना, ऑप्शन बी है कागज का जलना, ऑप्शन सी है दूध का खट्टा होना, ऑप्शन डी है कोयले का जलना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा पानी का उबलना जो हो जाएगा ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो 66। तो 66 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? आपके पास ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ठीक है, तो 66 का आप लोग फटाफट बताइए। तो 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7 जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 67 पे। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है साबुन का सह उत्पाद है। आपके पास ऑप्शन ए है ग्लाइकॉल, ऑप्शन बी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी है इथेनॉल, ऑप्शन डी है मिथेनॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ग्लिसरॉल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 68 पे। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है लेंस की शक्ति का संबंध है। आपके पास ऑप्शन ए है फोकस का 2 तिहाई, ऑप्शन बी है फोकस का अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन सी है फोकस का व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फोकस का व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है फॉर्मूला? P=1/f। ठीक है, चलिए अब हम लोग और इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं
69 नंबर पे, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया आपके पास ऑप्शन ए है हैबर विधि, ऑप्शन बी है हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन सी है डिकन विधि, ऑप्शन डी है संपर्क विधि। तो 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 70 नंबर प्रश्न पे। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? मैलियस, बी में है इनकस, सी में है स्टैप्स और डी में है हैमेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हैमेट जो है वो कान की हड्डी नहीं है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टैप्स जो है वो सबसे छोटी हड्डी है जो कान में होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है हमारे शरीर की? तो फीमर जो कि जांघ में होती है, जांघ की हड्डी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 71 नंबर प्रश्न पे। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। आपके पास ऑप्शन ए है बराबर, ऑप्शन बी है अधिक, ऑप्शन सी है कम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 71 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पे किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है ये आप लोग याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि पर सेकेंड होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 72 नंबर पे। और 72 नंबर प्रश्न है 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत है। आपके पास ऑप्शन ए है 18%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 54%, ऑप्शन डी है 75%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 75%। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 73 पे। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? आपके पास ऑप्शन ए है बराबर, ऑप्शन बी है बड़ा, ऑप्शन सी है छोटा, ऑप्शन डी है अनंत। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बराबर होगा। ठीक है, तो इसके दो नियम है। पहला क्या कहता है? आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब पर परावर्तित किरण एक ही तल में होता है। और दूसरा क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 74 नंबर पे। 74 नंबर क्वेश्चन है सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? ऑप्शन ए है आदमी, ऑप्शन बी है चूहा, ऑप्शन सी है बंदर, ऑप्शन डी है कुत्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुत्ता। ठीक है, और इस कुत्ते का नाम क्या था? तो लाइका। आप लोग ये भी याद रखिएगा इस कुत्ते का नाम क्या था? तो लाइका इस कुत्ते का नाम था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न जो कि आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। और क्या कह रहा है? ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। ऑप्शन ए है ठोस में, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन में, और ऑप्शन सी है निर्वात में, और ऑप्शन डी है तेल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात में जो है वो ध्वनि तरंग जो है वो नहीं चल सकती। ठीक है, और सबसे तेज़ जो है वो ठोस में चलती है, ये तो आपको पता होगा। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम लोग फिर अगले सेशन में देखेंगे सेट नंबर 9। ठीक है, अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और आप लोग हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में इससे तैयारी में अपने एक अच्छे मदद ले सकें। तो अगर इसे आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें और इसका PDF वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिले और आप उस वीडियो से भी अपने एग्ज़ाम में एक बेहतर तैयारी में इससे सहयोग ले सकें। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।